हेलो एवरीवन। बेटा आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है 12 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज किया है, देखिए दैट वर्ड इज ग्रीन केमिस्ट्री। अब बेटा ग्रीन से आप क्या समझते हैं? ग्रीन अगर कहीं पे लिखा है तो ग्रीन से हम क्या समझते हैं? एनीथिंग दैट इज सेफर टू एनवायरमेंट। जो हमारे एनवायरमेंट के लिए अगर कोई भी चीज सेफर टू द environment and it must be eco-friendly. It must be eco-friendly. ठीक है, तो वो हम ग्रीन मान के चलते हैं। तो केमिस्ट्री में जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है ना बेटा, उन केमिकल रिएक्शंस के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। केमिकल रिएक्शंस हैव सम एट्रीब्यूट्स, मतलब कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए उन रिएक्शंस के अंदर। क्या 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 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए? एक तो जो केमिकल रिएक्शन है वो सेफ होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, इजीली जो है कंप्लीट हो जाए। प्रोडक्ट जो बने बेटा वो हाई यील्ड दे, ठीक है। उसको बनाने के लिए जो आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो वो आपका रिन्यूएबल हो, यूज ऑफ रिन्यूएबल एंड रिसाइकिल हो सकता हो, जो रिसाइक्लेबल रॉ मटेरियल। और जो प्रोडक्ट बन रहा है बेटा आपका, उस प्रोडक्ट में कुछ हैजार्डस नहीं होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ हैजार्डस प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स। तो एक अच्छी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन वो मानी जाती है दैट इज सेफ, दैट इज सिंपल, दैट ये गिव हाई यील्ड, जिसमें कि हम यूज करते हैं रिन्यूएबल एंड रिसाइक्लेबल रॉ मटेरियल्स का। और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है या बाय प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो हैजार्डस नहीं होने चाहिए। तो इसके बेसिस पे बेटा जो ग्रीन केमिस्ट्री की हमारी डेफिनेशन है वो हम कह सकते हैं कि ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, इट इज द डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोसेस। आपने कोई भी केमिकल प्रोसेस डिजाइन की या आपने कोई प्रोडक्ट ही बनाया, सिंपल प्रोसेस नहीं, आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। आप कोई प्रोडक्ट बनाने चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो है दैट रिड्यूसेस और completely eliminate the use and generation of hazardous substances। आप कोई भी ऐसी प्रोसेस चला रहे हैं जिसमें कि हैजार्डस सब्सटेंसेस का ना तो आप कहीं यूज कर रहे हैं ना वो जनरेट हो रहे हैं, मतलब ना वो एज अ प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इस डेफिनेशन को लेके हमारे 12 बेसिक प्रिंसिपल्स आते हैं जो इस टॉपिक का नाम है। उसमें बेटा जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है, अब हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ये है, देखिए उसका हेडिंग है प्रिवेंशन। ये जो दिया हुआ है ना, प्रिवेंशन, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है। ये कहते हैं प्रिवेंशन में क्या कहता है बेटा, ये कि इट इज बेटर टू प्रिवेंट वेस्ट देन टू ट्रीट और क्लीन अप वेस्ट आफ्टर इट इज क्रिएटेड। ठीक है, इससे आप क्या समझते हो? जैसे वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वही है यहाँ पे भी कि देखिए मान लीजिए आपको कहीं पे भी हीट प्रोड्यूस करनी है या आप हीट देना चाहते हो तो आप जनरली क्या करते हो बेटा? आप फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हो, ठीक है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल यूज करते हो, कहीं पे भी हीट रिक्वायर्ड होती है तो उसमें जब आप फॉसिल फ्यूल जलाते हो तो जनरली वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं और मीथेन गैस लिबरेट होती है। ये क्या है बेटा? ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैसेस है मीन्स ग्रीन हाउस इफेक्ट करेंगी, पॉल्यूट कर रही हैं। लेकिन हम इनकी जगह अगर हम शुरू से ही क्या करें, यूज ऑफ सोलर एनर्जी यूज करनी शुरू कर दें,
विंड एनर्जी यूज करनी शुरू कर दें, ठीक है, तो इससे क्या होगा, सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से पॉल्यूशन लेस होगा, पॉल्यूशन लेस हुआ, ये ऐसे हैजार्डस ग्रीन हाउसेस इफेक्ट जो है, गैसेस जो है वो ही नहीं प्रोड्यूस हो रही हैं, तो फिर हमने उसको प्रिवेंट किया ना पॉल्यूशन को। तो इसमें ये कह रहे हैं इट इज बेटर टू प्रिवेंट वेस्ट। आप वेस्ट या कोई भी हैजार्डस सब्सटेंस बन रहा है उसको बनने से पहले ही प्रिवेंट कर दें, देन टू ट्रीट, बजाय कि जब वो बन जाए फिर उसका ट्रीटमेंट करें या उसको क्लीन अप करें। उसको क्योंकि क्लीन अप करने के लिए भी या उसको ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए भी आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। इट विल अफेक्ट यू इकोनॉमिकली ऑल्सो, नॉट इन एनवायरमेंटल कंडीशंस ओनली। क्योंकि अगर मान लो CO2 और CH4 फॉसिल फ्यूल के यूज से प्रोड्यूस हो रही है, वो एनवायरमेंट पे तो इम्पैक्ट ला ही ला रही है, वो इकोनॉमिकली भी इम्पैक्ट ला रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले ही प्रिवेंट करनी चाहिए ऐसी प्रोसेसेस जिससे कि हमें पता है कि हमारा हैजार्डस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि आगे जाके हमें नुकसान देने वाले हैं। तो पहला पॉइंट समझ आया कि प्रिवेंट करना है हमने ऐसी कोई भी प्रोसेस या ऐसा कोई भी प्रोडक्ट बनने से जिसको हमें बाद में ट्रीट करना पड़े या क्लीन अप करना पड़े। अब आते हैं दूसरे प्रिंसिपल पे। दूसरा प्रिंसिपल है बेटा आपका यहाँ पे एटम इकोनॉमी। एटम इकोनॉमी, अब एटम इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं, ये कहता है यहाँ पे कि सिंथेटिक मेथड शुड बी डिजाइन टू मैक्सिमाइज the incorporation of all material used in the process। ये यहाँ पे कह रहा है बेटा कि आपका जो भी आपका रिएक्टेंट है, एटम इकोनॉमी क्या होती है, दैट इज अ मेजर ऑफ, जनरली अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अ मेजर ऑफ, एटम इकोनॉमी बता रही हूँ बेटा ये यहाँ पे मैं, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन प्रोडक्ट फॉर्म। ज्यादातर जो रिएक्शंस होती है ना, मोस्ट रिएक्शंस हैव एटम इकोनॉमी of about 70 to 85%, ठीक है। The atom that are not incorporated into product formation results in generation of waste। इस बात से कुछ समझ आया, देखिए इस बात से क्या कहना चाहता है यहाँ पे कि द एटम दैट आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, रिएक्टेंट के वो एटम्स जो कि प्रोडक्ट बनाने में इनकॉर्पोरेट मतलब यूज नहीं हुए, वो एटम कहाँ जाएंगे, वो प्रोडक्ट बनाने में तो यूज नहीं हुए, वो क्या करेंगे फिर, वो वेस्ट को जनरेट करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। फिर वो जो वेस्ट बना अननेसेसरी, जो बाय प्रोडक्ट आपको चाहिए ही नहीं था, वो क्या कर रहा है, अननेसेसरी प्रोडक्ट बना रहे हो आप, अननेसेसरी प्रोडक्ट आपको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए आपको फिर से कोई प्रोसेस लगाना पड़ेगा, फिर से कोई प्रोसेस लगाओगे मतलब फिर से केमिकल्स लगाओगे, तो इससे क्या होगा बेटा, इससे कहीं ना कहीं दैट विल नॉट बी सेफर टू द एनवायरमेंट, क्योंकि आप अननेसेसरी का केमिकल, अननेसेसरी की एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। आपको वो बाय प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं था, अननेसेसरी में वो बन गया अब वो क्लीन अप करना पड़ रहा है, क्लीन अप करना पड़ रहा है, उसके लिए एनर्जी लग रही है, या एनर्जी लग रही है, केमिकल लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो वो अननेसेसरी तो लग रहा है हमारा, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं था। देखिए एटम इकोनॉमी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है आपके पास, परसेंटेज एटम इकोनॉमी इज इक्वल टू फॉर्मूला वेट ऑफ final product divided by formula weight of all reactants into 100।
फॉर्मूला वेट प्रोडक्ट का जो हो डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट ऑफ रिएक्टेंट इनटू 100। आया समझ? नहीं आया समझना? तो एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये ना एक सिंपल रिडक्शन रिएक्शन लिख रही हूँ बेटा मैं। एक रिडक्शन रिएक्शन है, इसमें बेंजीन रिंग ली, उसके ऊपर COCH3 ग्रुप आपने लगा दिया, ठीक है। ये आपने कीटोन ले लिया, इसके 4 मॉलिक्यूल लिए। रिडक्शन रिएक्शन करते हैं सिंपल। NaBH4 की प्रेजेंस में 4 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं। प्रोडक्ट जो बन रहा है आपका, कीटोन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। साथ में H3BO3 साइड प्रोडक्ट और NaOH साइड प्रोडक्ट। तो इसमें हुआ क्या, इसके बैलेंस करके देखोगे, यहाँ पे 4 हैं तो यहाँ पे भी 4 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। यहाँ पे आपका कीटोन से रिडक्शन होके सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन लिखी सिंपल। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें कैलकुलेट करके दिखाती हूँ एटम इकोनॉमी कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसमें ये कह रहा है आपको कि आपने क्या करना है, एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं रिएजेंट हमारा कौन सा है, उसका फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे हम लेते हैं रिएजेंट का फॉर्मूला वेट, जो परसेंटेज एटम इकोनॉमी निकाल रहे थे उसके लिए। यूटिलाइज जो हुए एटम, उसका फॉर्मूला वेट, ठीक है। तो हमारा देखिए बेटा, एक तो ये जो है, ये वाला जो रिएक्टेंट है आपका, एक मिनट, दिस वन, इसका फॉर्मूला देखोगे तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे C8 है, H8 है, O है। दूसरा क्या है, NaBH4 है। तीसरा क्या है, H2O है, ठीक है। तो ये लिख रही हूं एज इट इज, C8H8O। दूसरा क्या है, NaBH4, जो हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, और वाटर के लिए है हमने 4 मॉलिक्यूल। तो इसका अगर आप वेट निकालेंगे तो जैसे कार्बन का होता है 12 इंटू 8, इस तरीके से करेंगे आप, तो 120। इसके कितने मॉलिक्यूल लिए थे, 4। टोटल आपका फॉर्मूला वेट हो गया 480। NaBH4 का आप करेंगे टोटल 38। वाटर का आप करेंगे ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 2, 18। 4 मॉलिक्यूल लिए हैं इसके, 18 इंटू 4 72। टोटल यहाँ पे हो गया हमारा, टोटल हो गया हमारा यहाँ पे 590। अब प्रोडक्ट में मेन हमें क्या चाहिए था, हमें ये चाहिए था, ठीक है, ये चाहिए था। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला है वो है C8H10 हो गया, रिडक्शन होके 2 हाइड्रोजन बढ़ी हैं, अल्कोहल बना है, इसके भी 4 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। और जो साइड प्रोडक्ट है ना बेटा, वो हम कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि वो हमें चाहिए नहीं थे, वो तो जबरदस्ती धक्के से बने हैं रिएक्शन में। तो इसका जो वेट आ रहा है वो हमारा आ रहा है 488। 4 इंटू C8H10O करोगे तो 488। तो अब जब हम परसेंटेज एटम इकोनॉमी निकालते हैं ना बेटा, तो हमारा था यूटिलाइज्ड एटम वेट डिवाइडेड बाय रिएजेंट का कितना वेट है इनटू 100। तो यूटिलाइज्ड एटम वेट है हमारा 488, रिएजेंट का वेट है हमारा 590, इनटू 100 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 82.7% के आसपास। तो इसका मतलब एटम इकोनॉमी कितनी आ रही है,
82.7%। रिएक्टेंट इतने यूज करके प्रोडक्ट हमें इतना मिल रहा है। बाकी जो हमारा आ रहा है बेटा 13% के करीब, वो एटम कहाँ गया? वो एटम वेस्ट बनाने में यूज हुआ जिसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। ये दो चीजें बनाने में गया। ठीक है, तो एटम इकोनॉमी में ये कहता है कि अगर आपका ये जो 82.7 आया ना, अगर इसकी जगह ये 100% आ जाए कि जो प्रोडक्ट हमें चाहिए रिएक्टेंट्स यूज करके वही बन रहा है 100%, तो पॉल्यूशन कम होगा। और ये परसेंटेज जितने डिक्रीज होती जाएगी 100 से नीचे 82, 75, 70, इसका मतलब इतना आप अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट बना रहे हो जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, और उसको रिमूव करने के लिए अब आप और ज्यादा एनर्जी यूज करोगे या आप और ज्यादा केमिकल यूज करोगे, दैट विल बी हैजार्डस टू एनवायरमेंट। ठीक है, फिर थर्ड प्रिंसिपल आ रहा है लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस। लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस में ये कह रहा है बेटा वेयर एवर प्रैक्टिकेबल, जहां पे भी आप यूज कर सकते हो, सिंथेटिक मेथड शुड बी डिजाइंड टू यूज alternative substances that possess little or no toxicity to human health। आप जहां पे भी हो सके सिंथेसिस के टाइम पे आप ऐसा मेथड डिजाइन कीजिए या आप ऐसे सॉल्वेंट्स यूज कीजिए जिसकी टॉक्सिसिटी ना हो ह्यूमन हेल्थ को। आपने ना कई जगह देखा होगा कि क्या करते हैं बेटा, बहुत सारी रिएक्शंस में ना या कुछ भी एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए बेंजीन यूज कर लेते हैं या CCl4 यूज कर लेते हैं। बेटा ये जो होते हैं ना सॉल्वेंट्स, दे आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर। कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग। ठीक है, आप ज्यादा यील्ड लेने के चक्कर में कि ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व हो जाए कोई चीज, आप क्या कर रहे हो, आप उसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बेंजीन या CCl4 यूज कर रहे हो, लेकिन दैट इज टॉक्सिक टू ह्यूमन हेल्थ, दैट इज टॉक्सिक टू एनवायरमेंट। तो हमें ऐसी सिंथेसिस नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितना भी प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही हो आपको, हमें ऐसे मेथड्स नहीं यूज करने चाहिए। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। सेफर केमिकल्स में बेटा ये कहता है यहाँ पे कि आपने क्या करना है, केमिकल प्रोडक्ट शुड बी डिजाइन टू अफेक्ट देयर डिजायर्ड फंक्शन। जो भी आप केमिकल प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो वो डिजायर्ड फंक्शन जो उसका काम है वो करे, मिनिमाइजिंग देयर टॉक्सिसिटी, और टॉक्सिक ना हो। जैसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, CFC, क्लोरो, C से क्लोरो, F से फ्लोरो कार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है बेटा, ये आजकल हर जगह यूज होते थे, आपने देखो फ्रिज में एज अ कूलेंट यूज करते थे, एयर कंडीशनर्स में यूज होते थे, बट अभी लेटली ये आया नोटिस में कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, कहते हैं ना ओजोन लेयर में होल होते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है। अरे भैया पहले तो आपने इतने सालों तक इतने क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज कर लिए, ठीक है, आपने क्या था, आपने डिजायर्ड फंक्शन तो देखा कि कूलिंग चाहिए थी और क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन टॉक्सिसिटी तो नहीं देखी उसकी इतने सालों तक। अब ये रियलाइज हुआ इतने साल यूज करने के बाद कि दैट इज टॉक्सिक टू द एनवायरमेंट, वो ओजोन डिप्लीट कर रहा है। तो अब हमें पता लगा उसकी टॉक्सिसिटी, तो हमने एक दूसरा प्रोडक्ट बनाया, हाइड्रो फ्लोरोकार्बन। इसमें क्या किया बेटा, एक क्लोरीन जो था ना ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, इसको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया। क्लोरीन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। ये भी कूलेंट का काम कर रहा है, लेकिन ये ओजोन को डिप्लीट नहीं कर रहा उतना। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे हेलोजन को रिड्यूस किया है, आपने उसकी जगह हाइड्रोजन यूज करनी शुरू कर दी। तो ये कहता है कि आप ऐसा केमिकल प्रोडक्ट बनाइए ना जो आपको डिजायर्ड फंक्शन, आपको कूलिंग प्रॉपर्टी चाहिए थी वो दे रहा है, लेकिन टॉक्सिसिटी कम कर रहा है। तो उसके पहले साइड इफेक्ट भी देखिए ना कि आप जो बना रहे हैं उसके आने वाले टाइम में इफेक्ट्स क्या होंगे। ये नहीं उसको आप 50 साल तक यूज कर रहे हो एनवायरनमेंट में, उसके बाद आप जाग रहे हो कि इसके तो साइड इफेक्ट ज्यादा है बेनिफिट से।
तो नुकसान तो हो चुका ना ऑलरेडी। चलो कोशिश करें आगे ना होए। हाँ जी, नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज जो होते हैं ना बेटा, वो होते हैं ऑक्सिलरी सपोर्टिंग सब्सटेंस जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे सॉल्वेंट है, सेपरेटिंग एजेंट है। ये कहता है कि अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना आपको, तो आप उनको मत यूज करो सपोर्टिंग सब्सटेंसेस को। ठीक है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि CCl4 जो है या बेंजीन जो है, आपको पता है कि वो कार्सिनोजेनिक है, वो कैंसर कॉजिंग है, तो आप उनको मत यूज करो ना। अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो उसकी जगह कुछ और देखो। अगर आपको लगता है कि आपका जो भी रिएक्टेंट है वो वाटर सॉल्यूबल है, तो आप वाटर यूज कर लो। अगर नहीं हो रहा उसमें लिक्विड CO2 यूज कर लो। उसके फिर भी इतने साइड इफेक्ट नहीं है जितने CCl4 और बेंजीन के हैं। आपने देखा हो नाउअडेज देयर आर अ सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैंसर केसेस। अब पहले कहीं कहीं आपको सुनने को मिलता था कि किसी को कैंसर है। अब आप अपने नेबरहुड में आसपास कहीं पे भी देखोगे, आपको हर ऑल्टरनेटिव एक दो घर छोड़ के एक पेशेंट मिल जाता है सुनने को। तो बेटा ये जो इतने केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज ऑल ड्यू टू पॉल्यूशन, दैट इज ऑल ड्यू टू यूज ऑफ दिस कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स, या फिर जो पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं। ये कह रहे हैं कि जहां पे आपको ऐसे ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस की जरूरत नहीं है, वहां मत यूज करो। ठीक है, अननेसेसरी की चीजें मत यूज करो। यूज सेफर सॉल्वेंट ओनली। वाटर में चीज सॉल्युबल हो रही है, वाटर में उसको डिसॉल्व करो। लिक्विड CO2 में हो पा रही है, उसमें डिसॉल्व करो। अननेसेसरी प्रॉफिट के लिए आप ऐसे कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स को नहीं यूज करो। ठीक है, सिक्स्थ पे आते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट पे, डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी में ये कहता है बेटा कि एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि अब मान लो आपको किसी प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड है। एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ केमिकल प्रोसेसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, पहले तो आप ये देखो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर पॉसिबल है, इफ पॉसिबल, सिंथेटिक मेथड शुड बी कंडक्टेड एट एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एम्बिएंट होते जेंटल, जेंटल मतलब रूम टेम्परेचर या रूम प्रेशर पे रिएक्शन कराने की कोशिश करो। ऑल दो, क्योंकि आपने काइनेटिक्स में पढ़ा होगा कि जैसे ही आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है रिएक्टेंट्स को और रिएक्शन फास्ट हो जाती है। बेटा रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, जो रिएक्शन आपकी 10 घंटे में होनी थी वो रिएक्शन आपने 2 घंटे में कंप्लीट कर दी। दैट्स टू गुड एंड दैट्स कमेंडेबल। लेकिन एक चीज बताओ, आपने उसको फास्ट कराने के लिए इतना फ्यूल जला दिया। एक तो एनर्जी आपने प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल जलाया, फॉसिल फ्यूल, वो वेस्ट गया। दूसरी चीज, उस फॉसिल फ्यूल को जलाने से क्या हुआ कि CO2 मीथेन गैस लिबरेट हुई, वो एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रही है, जो कि रिक्वायर्ड नहीं था। अगर वो रिएक्शन आप धीरे धीरे स्लो मोड पे रूम टेम्परेचर पे कर सकते थे तो आपने क्यों नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पे ये यही कह रहा है कि पहली बात तो कोशिश करो कि आपकी रिएक्शन जो है ना रूम टेम्परेचर या प्रेशर पे हो जाए। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं इसको हीट करना ही पड़ेगा या इस रिएक्शन में एनर्जी देनी ही पड़ेगी, तो यूज माइक्रोवेव एक्सेट्रा ना, माइक्रोवेव यूज कर लो बजाय कि फॉसिल फ्यूल्स के। है ना, फॉसिल फ्यूल्स को कोल वगैरह जलाने की बजाय, फॉसिल फ्यूल्स जलाने की बजाय माइक्रोवेव यूज कर लो। गैसेस तो नहीं लिबरेट हो रही, CO2 वगैरह टॉक्सिक गैसेस तो नहीं निकल रही वहां। तो ये कह रहे हैं डिजाइन ऐसा करो रिएक्शन को कि एनर्जी जो है सेव हो, आपकी एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस हो। अब सेवंथ ये कह रहे हैं यूज ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक। रिन्यूएबल फीड स्टॉक में ये कह रहा है बेटा कि जैसे अब वही हम एनर्जी की बात कर रहे थे, कहीं पे भी हमें एनर्जी देनी होती है कि इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कोल बर्न कर देते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये कहता है कि इंस्टेड ऑफ कोल रिन्यूएबल फीडस्टॉक यूज करो। वो क्या हो सकता है, हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट हो सकता है, हर सीजन में मिलता है आपको। आजकल अभी ये जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इस लेक्चर को इन द मंथ ऑफ अप्रैल,
क्या होता है यहाँ जो नॉर्थ इंडिया में है बेटा, वीट बहुत प्रोड्यूस होता है। तो वीट प्रोड्यूस होता है तो वहां से क्या होता है कि हम सीड्स तो निकाल लेते हैं, जो हस्क होती है, ठीक है, अब वो वीट की हो या राइस की हो आने वाले टाइम में, तो वो क्या होता है, उसको या तो जानवरों के चारे में यूज करते हैं, या फिर आप उसको यूज करके कहीं पे भी हीट प्रोड्यूस कर सकते हो, जला सकते हो ना, और हीट प्रोड्यूस कर सकते हो, पराली जिसे बोलते हैं। वैसे उससे भी कहते हैं बहुत गैसेस लिबरेट होती हैं, किसानों ने पराली जलाई उससे पॉल्यूशन हो गया ये वो, लेकिन ये कहता है कि जहां आप कोल जला रहे हो, कोल से भी तो धुआं निकल रहा है, लेकिन वो फॉसिल फ्यूल है, वो धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है। ये जो होता है आपका एग्रीकल्चर वेस्ट, जैसे कि आपका राइस हस्क है, व्हीट हस्क है, शुगर केन का बेगेज है, छिलका बच जाता है ना जब उसमें से जूस निकाल देते हो। कभी आपने गर्मियों में शुगर केन जूस पिया हो तो उसमें से सारा रस निकाल देते हैं, ऊपर ऊपर छिलका जो बच जाता है। तो ये कह रहा है उनको आप एज अ फ्यूल क्यों नहीं यूज करते, सुखा के एज अ फ्यूल यूज करो, रिन्यूएबल है, फिर से गन्ना उगा लो, फिर से राइस उगा लो, फिर से आपको हस्क मिल जाएगी, रिन्यूएबल है ना, बार बार आपको मिलती है ना हर सीजन में। तो दिस इज आवर सेवंथ रूल। फिर ये कहता है एट्थ रूल क्या है बेटा, रिड्यूस डेरिवेटिव। रिड्यूस डेरिवेटिव में क्या होता है, अननेसेसरी डेरिवेटाइजेशन कर देते हैं। कई बार हम किसी रिएक्शन को कराने के लिए कोई ब्लॉकिंग ग्रुप यूज कर रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं कोई केमिकल, दैट शुड बी मिनिमाइज्ड, हमें वो चीजें कम से कम करनी चाहिए और अवॉइडेड इफ पॉसिबल, जरूरत नहीं है तो अवॉइड करो उन चीजों को। देखो ये भी ना मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि एक रिएक्शन है बेटा, इसमें ना मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है आपके पास, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। इससे आपने क्या बनाना है, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं, बेंजाइल क्लोराइड यूज करते हैं बहुत बार एज अ प्रोटेक्टिव ग्रुप। ये क्यों करते हैं, प्रोटेक्टिव ग्रुप की तरह यूज होता है ये, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोटेक्टिव ग्रुप है ना बेटा, बेंजाइल क्लोराइड जो है, ये बहुत ही टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक इन नेचर एंड हैजार्डस टू एनवायरमेंट। तो ये कहता है जब आपको प्रोटेक्टिव ग्रुप अगर इतना रिक्वायर्ड ही नहीं है बेंजिल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड बनाने में, तो अननेसेसरी का ये बेंजाइल क्लोराइड क्यों यूज कर रहे हो। ये कहते हैं रिड्यूस करो ना ऐसी चीजों को, अननेसेसरी डेरिवेटाइजेशन की ब्लॉकिंग ग्रुप, ये रिएक्शन में ये ग्रुप को ब्लॉक कर देगा, आगे ये रिएक्ट ना कर जाए कहीं, ये ना हो जाए। अरे भाई आप एक चीज को ज्यादा यील्ड में लाने के लिए या ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए दूसरा केमिकल यूज किए जा रहे हो, लेकिन वो ह्यूमन हेल्थ पे, एनवायरनमेंट पे कितना इफेक्ट डाल रहा है वो तो आप देख ही नहीं रहे हो। तो ऐसे अननेसेसरी के डेरिवेटिव्स को जितना हो सके कम करो। फिर ये कह रहा है यूज ऑफ कैटलिस्ट, कैटालिसिस। ये कहता है कि बेटा कई बार क्या करते हो आप रिएक्शन में ना कैटलिस्ट नहीं डालते, कैटलिस्ट नहीं डाल रहे, तो आपको ना रिएक्टेंट ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, कि इसके मॉलिक्यूल्स आपस में सारे रिएक्ट करके आपको अच्छी सी यील्ड दे दें। तो बल्कि अगर आप कोई सिलेक्टिव कैटलिस्ट डालोगे ना, तो कई बार रिएक्शंस जो है कम रिएक्टेंट के साथ भी फास्टर स्पीड पे हो जाती है और आपको प्रोडक्ट अच्छा खासा क्वांटिटी में मिल जाता है। तो ये कह रहा है कि कैटलिस्ट को यूज कर लो ना, और वो कैटलिस्ट जो आप यूज कर रहे हो वो बायोडिग्रेडेबल सिलेक्ट करो, या ऐसा सिलेक्ट करो दैट इज सेफर टू एनवायरमेंट। और अगर वो सेफ है एनवायरमेंट के लिए और आपकी रिएक्शन को भी फास्ट कर रहा है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी अच्छी बन रही है, यील्ड आपको अच्छी मिल रही है, तो यूज कर लो कैटलिस्ट को। कोई रूल थोड़ा है कि कैटलिस्ट नहीं यूज करेंगे हम, है? डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन, अभी हमने ना कुछ टाइम पहले बेटा पॉलीमर का चैप्टर पढ़ा था। पॉलीमर के चैप्टर में हमने पढ़ा कि पीवीसी बना रहे हैं, टेफ्लॉन बना रहे हैं, पॉलीइथीन बना रहे हैं, सबके वीडियोस हैं, आप देख सकते हो, पॉलीमर का लिंक ओपन करके ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने वहां। अब ये बन गए, यूज भी कर रहे हो, हर घर में पॉलीथीन यूज होती है,
ठीक है, उसको स्टोर भी करते रहते हैं, नई पॉलीथीन है, काम आएगी, बचा लो, एक पॉलीथीन के अंदर दूसरी डालते रहेंगे, तीसरी डालते रहेंगे, और ऐसे करते करते हमारे घर ना एक पॉलीथीन का पूरा बैग भर जाता है। पर वो हमने पॉलीमर बना लिए डेली बेसिस पे यूज भी कर रहे हैं बेटा, लेकिन वो डिग्रेडेबल नहीं है, उनको सालों लग जाते हैं डिग्रेड होने में। अगर नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हो ना आप, साउथ इंडियन भी अगर आप, एंड इफ यू हैव विजिटेड दिल्ली, तो यहाँ पे एक बाईपास एरिया है जहाँ पे आप कभी गुजरेंगे ना, आपको पूरा एक पहाड़ नजर आएगा। देखिए अभी मेरी जनरेशन को और जो अभी आप लोगों की जनरेशन जो चल रही है उन्हें पता होगा कि वो जो पूरा एक माउंटेन सॉर्ट ऑफ बनता जा रहा है, एक हीप जो बन गया है, पहाड़ जो बन गया है, वो किस चीज का है, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स का है। ठीक है, जो कि डेली 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 उनका ट्रीटमेंट हो रहा है और वो पूरा पहाड़ जनरेट हो गया है। लेकिन आने वाली जनरेशन जो होगी ना, आज से 20-25 साल बाद, वो सोचेंगे दिल्ली में तो पहाड़ ही होता था। बेटा वो पहाड़ इसलिए बना कि हम डेली बेसिस पे इतना कुछ यूज कर रहे हैं, कोई पॉलीमर यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक्स यूज कर रहे हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं दैट आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, और वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने इसी चैप्टर में पढ़ा कि जरूरत क्या पड़ी, बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल पॉलीमर्स की। फिर हमने वो बनाने शुरू किए बायोकम्पैटिबल पॉलीमर या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो ये कहता है डिजाइन ऐसा करो कि जब तक आपको केमिकल प्रोडक्ट की जरूरत है वो रहे, वो काम दे, उसके बाद वो इजीली डिग्रेड हो जाए। जहां पे पॉलीथीन की जगह कपड़े के, क्लोथ का आप यूज कर सकते हो, बैग, क्लोथ बैग्स आप यूज कीजिए ना। रूल थोड़ा है कि पॉलीइथीन ही यूज करना है आपने। टेफ्लॉन यूज करने लगे हैं लोग, नॉन स्टिक के नाम पे। टेफ्लॉन फ्लू भी होता है, अगर आप 300 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पे हीट कर देंगे टेफ्लॉन को तो उसके भी साइड इफेक्ट हैं। तो ठीक है ना, पहले कास्ट आयरन की चीजों पे लोग बनाते थे, आजकल फिर से ट्रेंड में आ गया है, मिट्टी के बर्तन यूज कर रहे हैं, कास्ट आयरन के बर्तन यूज कर रहे हैं। लेकिन हम तब क्यों जागते हैं जब वो चीजें इतना ज्यादा नुकसान दे जाती हैं। आप शुरू से ही देख के चलिए कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसी सिंथेसिस करें दैट इज डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन। अब जी आया हमारा 11वां प्रिंसिपल, 11th, दैट इज रियल टाइम एनालिसिस फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन। इसमें ये कहता है कि बेटा जब भी कोई रिएक्शन आपने शुरू की ना, उसको इन प्रोसेस रिएक्शन को बीच में ही मॉनिटर करो। उसमें देखो कि आगे प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं, किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है, उसको कंट्रोल करो प्रायर टू फॉर्मेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस। और अगर आपको लग रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो हैजार्डस हो सकता है एनवायरनमेंट के लिए या ह्यूमन हेल्थ के लिए, तो रिएक्शन को वहीं पे टर्मिनेट कर दो, खत्म कर दो। रिएक्शन कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर आपने देखा हो ना, देखो आपने डीडीटी सुना है बेटा, डीडीटी का स्प्रे होता था पहले, जितने भी फील्ड होते हैं हमारे खेतों में, आसपास हाउस होल्ड्स में भी करते थे मच्छर वगैरह भगाने के लिए, और काफी सालों तक डीडीटी का यूज हुआ। फिर उसके बाद ना गवर्नमेंट भी जागी और सब जागे, लोग भी, उन्हें पता लगा कि इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा नुकसान देती है बेनिफिट्स की बजाय। अब वो बैन है कंप्लीटली, आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। तो ये कहता है कि आप इतने सालों बाद चीजों के लिए जागते हो, आप रियल टाइम एनालिसिस, जब जो चीज बन रही होती है, बनते बनते ही क्यों नहीं चेक करते, क्यों नहीं मॉनिटर करते कि प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा है उसके बेनिफिट्स क्या है और उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और उस चीज को पहले ही कंट्रोल क्यों नहीं करते बनने से पहले, रैदर देन उसको बन गई, यूज कर लिया सालों तक, और उसके बाद हम लोग जाग रहे हैं कि इसके नुकसान ज्यादा हैं और इसके फायदे कम हैं। तो ये कहते हैं टाइमली एनालाइज करो चीजों को, एनालाइज करो, अगर उसके बेनिफिट्स से हैजार्ड्स ज्यादा है तो उसको वहीं रोक दो। एंड लास्ट इज इनहेरेंटली सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। इसमें ये कहता है कि बेटा जो भी आपके सब्सटेंसेस बन रहे हैं ना,
तो किसी भी केमिकल प्रोसेस में मान लो आपका कोई भी इंडस्ट्री है, वहां पे छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ, फायर कैच कर गई कोई चीज, या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया, या फिर कोई गैस लीक हो गई, तो आपके जो भी, देखो इसमें क्या है, इंक्लूडिंग रिलीजेस, गैस रिलीज हुई, शॉर्ट सर्किट हो गया, फायर लग गई, एक्सप्लोड हो गया कुछ, तो आसपास ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना केमिकल और इतना हेजार्डस केमिकल रखा हो कि पूरा का पूरा शहर ही खत्म हो जाए, ब्लास्ट पे ब्लास्ट, ब्लास्ट पे ब्लास्ट हो जाए चीजें और पूरा शहर खत्म हो जाए। उसके बजाय आपके आसपास ऐसे केमिकल्स होने चाहिए कि अगर छोटी मोटी आग भी लगी है तो वो आग आगे एक रूम से बढ़ने की बजाय, दूसरे रूम में जाने की बजाय, आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, वहां पे ऐसे कूलेंट होनी चाहिए कि वो उसको वहीं पे रोक दिया जाए। इनहेरेंटली सेफर केमिस्ट्री यूज करो आप फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन की। भगवान न करे अगर कहीं पे किसी भी जगह छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो वो वहीं पे रुक जाए, रेदर देन कि वो आसपास के भी सारे एरिया को ले डूबे। ठीक है, अब एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं हमारे क्या क्या है। देखो, पहला प्रिंसिपल था हमारा कि हमें प्रिवेंट करना है वेस्ट को, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या आया है, सेकंड जो आया है, एक मिनट बेटा, प्रिवेंट करना है वेस्ट को। फिर उसके बाद आया एटम इकोनॉमी वाला, जिसमें मैंने कहा कि आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदल जाए 100% में, बाई प्रोडक्ट्स ना बने अननेसेसरी के, तो पॉल्यूशन कम होगा। फिर हमने कहा था कि लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस होनी चाहिए, जिसमें हम केमिकल्स जो भी यूज कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट के लिए सेफ हो। डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स था फोर्थ वन। फिफ्थ इज यूज ऑफ सेफर सॉल्वेंट एंड रिएक्शन कंडेंसेशंस, इसमें हम ये भी कह सकते थे यूज ऑफ सेफर सॉल्वेंट्स एंड हमने ऑक्सिलरीज लिखा था, मतलब सपोर्टिंग सब्सटेंसेस लिखा था यहाँ पे। फिर उसके बाद ये कहता है डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, कि रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शंस कर लो। पहली बात तो आपको ज्यादा हीट वगैरह एनर्जी की जरूरत ना पड़े, अगर पड़ भी रही है तो आप सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी यूज करो। फिर ये कहता है कि यूज ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक करो, जिसमें हम हस्क वगैरह को जलाने की बात कर रहे थे, रेदर देन फॉसिल फ्यूल्स, कोल वगैरह को जलाने के। फिर हम कहते हैं कि केमिकल डेरिवेटिव्स अवॉइड करने चाहिए। फिर था हमारा कि कैटलिस्ट जो है वो यूज करो ताकि आपको कम टाइम में अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए। फिर इसमें ये कह रहा है कि आपके जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो डिग्रेडेबल होने चाहिए। फिर हम कह रहे हैं कि रियल टाइम प्रिवेंशन होनी चाहिए, चेक करते रहना चाहिए प्रोडक्ट जो बन रहा है वो हैजार्डस है कि नहीं, अगर ज्यादा हैजार्डस है तो रिएक्शन को बीच में ही रोक दो। मिनिमाइज द पोटेंशियल फॉर एक्सीडेंट्स वाला था लास्ट पॉइंट, कि बड़ा एक्सीडेंट होने से पहले आप उसको कम में ही रोक दो। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था जिसको हम कह रहे थे इनहेरेंटली सेफर केमिकल फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। ठीक है बेटा, ये 12 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। होप आप सबको क्लियर होंगे। हैव अ वेरी गुड डे अहेड।